साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी, सामान्य हिंदी, है ना। तो सामान्य हिंदी को हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि दोनों सेक्शन उसके कवर कर लें हम। तो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। देखिए बच्चों, हिंदी को हम दो सेक्शन में पढ़ेंगे। एक सेक्शन होगा हमारा हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश, और दूसरा हमारा सेक्शन होगा बेटा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। आप सभी ने एग्जामों में देखा होगा कि हिंदी के दोनों पोर्शन, सामान्य हिंदी के दोनों पोर्शन अति महत्वपूर्ण हैं। हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और हिंदी शब्दकोश के भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो वरीयता हम किसी एक को ना देकर दोनों को बराबर बराबर देंगे। एक सेक्शन में हम शुद्ध ग्रामर की बात करेंगे, शुद्ध हिंदी के व्याकरण की बात करेंगे, चाहे उसमें वर्णमाला की बात हो, चाहे उसमें संधि की बात हो, चाहे उसमें समास की बात हो, चाहे संज्ञा की बात हो, सर्वनाम की बात हो, है ना, क्रिया की बात हो, विशेषण की बात हो, अव्यय की बात हो, चाहे रसों की बात हो, अलंकारों की बात हो। ठीक, तो इस सेक्शन को हम कवर करेंगे एक साइड में। दूसरी साइड में हम शब्दकोश में जो चीज़ें पढ़ेंगे उनमें एक आएगा विलोम शब्द। डेली हमें पढ़ने हैं विलोम शब्द, अच्छे विलोम शब्द कम से कम डेली के 5 हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो वन वर्ड होते हैं, मतलब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तीसरा हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। चौथा हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। पांचवा हम पढ़ेंगे मुहावरे व लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियाँ। छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और एक हम लोग पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। तत्सम व तद्भव, ये इस तरह से पढ़ेंगे। अच्छा, चूँकि हम हिंदी शब्दकोश को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें ग्रामर के सवाल, हिंदी व्याकरण के सवाल कम होते हैं, लेकिन हिंदी वोकैब के सवाल या हिंदी शब्दकोश के सवाल ज़्यादा होते हैं। तो शब्दकोश की भी उतनी वैल्यू है जितनी वैल्यू हिंदी व्याकरण की है। इसको पढ़ने का हम लोग एक तरीका बना रहे हैं कि हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे ताकि वो याद भी रहें। जैसा हम विलोम शब्द की बात करेंगे तो हम डेली के 5 विलोम शब्द कवर करेंगे, है ना। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द की बात करें तो 5 हम वन वर्ड डेली पढ़ेंगे। ठीक है। पर्यायवाची, चूँकि एक पर्यायवाची के शब्द बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमने तय करा कि हम प्रतिदिन एक याद करेंगे। एक पर्यायवाची हमें डेली पढ़ना है। ठीक। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, तो इसको भी हमने छोटा करके लिखा, एक ही हम पढ़ेंगे फिलहाल। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ की बात करें, चूँकि जल्दी याद हो जाती हैं, आसान वर्ड होते हैं, तो लगभग 5 डेली के हम ये याद करेंगे।
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ये ज़्यादा नहीं है ना, हम डेली के 2 शब्द इसमें से पढ़ेंगे। तत्सम और तद्भव की बात करें तो ज़्यादातर बच्चों को याद भी होते हैं, तो 5 हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम प्रतिदिन 5 5 10 10 और 2 12 12 और 2 14 14 और 10 24 हम डेली के 24 या 25 वर्ड पढ़ेंगे। अब आप सोचोगे कि 24 या 25 वर्ड तो बहुत कम है, लेकिन नहीं, अगर आप डेली 24 या 25 वर्डों को आप पढ़ते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 15 दिन में आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 30 दिन में आप कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 महीने में आप कितना पढ़ लेंगे। एक दिन एग्ज़ाम आएगा आपका और आपको संपूर्ण वोकैब याद होगा, क्योंकि हम यहाँ पर उन खास शब्दों की बात करेंगे जो शब्द या तो एग्ज़ाम में आए हैं या एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं शब्दों की बात करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए हिंदी व्याकरण का जो हमारा दूसरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग किस प्रकार से कवर करेंगे। जो हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन है अपना, है ना, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे ग्रामर में संज्ञा से हम लोग स्टार्ट करेंगे, संज्ञा से अव्यय तक ये सफ़र हमें तय करना है। संज्ञा से अव्यय तक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसी सेक्शन में हम रस पढ़ेंगे अपने, इसी सेक्शन में हम जो छंद वगैरह होते हैं, है ना, छंद पढ़ेंगे इसी में हम पढ़ेंगे अलंकार, अलंकार ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में हम पढ़ेंगे समास, है ना। इसी में बेटा हमें पढ़नी है संधि, इसी में हम पढ़ने हैं उपसर्ग और प्रत्यय, और इसी पोर्शन में हमें कवर करना है अपना जो वर्णमाला है, उसको भी हम इसी में कवर करेंगे बेटा। और हम कहते हैं जो विशेष होगा, है ना, विशेष चीज़ें रह जाएंगी। विशेष हिंदी के बारे में कुछ जो खास बातें और हैं, जैसे विशेष में हम लोग बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी में हम लेखकों की बात करेंगे, कालक्रम की बात करेंगे, इसी में हम रचनाओं की बात करेंगे, किताबों की बात करेंगे। तो वो मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा। आप मेरे साथ तकरीबन 2 महीने जुट जाइए, 2 महीने आप मुझे दे दीजिए, और 2 महीने में मैं आपको हिंदी की पूरी संपूर्ण जानकारी जो सामान्य अध्ययन के तौर पर, सामान्य हिंदी के तौर पर काम आती है, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे। मेरा मकसद होता है कि हम लोग चीज़ों को पढ़ें तो चीज़ों को इस प्रकार से पढ़ें कि वो चीज़ें हम खास तौर से पढ़ें जो एग्ज़ाम में अनिवार्य रूप से आती हैं, ये जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हम उनको कवर करें, उन चीज़ों को पढ़ें जो या तो पहले कभी एग्जाम में पूछी गई है या जिनके एग्जाम में आने की संभावना। इन चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा सेक्शन, एक भाषा का बहुत बड़ा सेक्शन जो है हम अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लेंगे। और जो भी एग्ज़ाम आएगा आप मेरे नोट्स बनाते रहिए, आप तैयारी करते रहिए मेरे साथ में। आप 2 या ढाई महीने आप मेरे साथ लगभग जो सफ़र तय करेंगे, इस 2 ढाई महीने के बाद जो भी आप नोटबुक में नोट करेंगे आपको मिलेगा अनिवार्य रूप से एग्जाम में, है ना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपने ना पढ़ा हो, हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो विश्वास करिए मेरा और मेरे साथ आप जुटे रहिए, ठीक है, मेहनत करिए। हम चीज़ों को स्लोली पढ़ेंगे, बहुत धीरे पढ़ेंगे ताकि वो याद भी हो जाए और हमें ज़्यादा दिक्कत भी महसूस ना करें। तो मैं हिंदी की 2 क्लासें लगाऊंगा। हिंदी की 2 क्लासें मैं एक ये लगाऊंगा कि मैं लगभग आपको एक सेक्शन तो ये वाला दूंगा मैं आपको डेली, जिसका नाम होगा हिंदी शब्दकोश के नाम से। इसमें हमें तकरीबन 7 चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। सब चीज़ें एक साथ चलेंगी, सब चीज़ें एक वे में चलेंगी, लिंक भी होती रहेंगी। हाँ भाई से भी शब्द पहले भी आया था, आप ऐसे भी कहोगे आगे चलने के बाद में। और एक सेक्शन में आपको हिंदी व्याकरण का दूंगा, तो दोनों सेक्शन हम कवर करेंगे। दोनों चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे, एक सेक्शन में हिंदी वोकैब की हम बात करेंगे और दूसरे सेक्शन में हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। तो मैं पहली अपनी इस क्लास में जो है हिंदी शब्दकोश की बात करूँगा। हम लोग हिंदी शब्दकोश पढ़ेंगे। तो मैंने हिंदी शब्दकोश में 6 चीज़ें आपको बताई हैं, बस आप उनको तैयार कर लीजिए। एग्जाम में जो भी होगा वो सब आपको मिलेगा बेटा, ठीक है। जो भी एग्जाम में होगा वो सब आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप लगे रहिए मेरे साथ में, जुटे रहिए, सब चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं जो आपको पढ़ाऊँ आप नोट्स बनाइए उनको, है ना, और नोट्स बनाकर उन चीज़ों को याद रखिए, ठीक।
पढ़िए, बार बार चीज़ों को रिवाइज करिए, क्योंकि हम ढेर सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम हॉल तक जाते जाते वो चीज़ें याद नहीं रहती, तो छोटे रूप में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो आज का जो पहला हमारा सेक्शन है, पहला हम डेली, मैंने आपको बताया 5 में मैं आपको मुहावरे कराऊंगा, 5 विलोम शब्द पढ़ाऊंगा, 5 तत्सम तद्भव पढ़ाऊंगा, 1 पर्यायवाची पढ़ाऊंगा, 2 समश्रुति वर्ड पढ़ाऊंगा और 1 जो है मैं आपको अनेक अर्थी वर्ड बताऊंगा। तो थोड़ी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के 5 विलोम शब्द। विलोम शब्द, पहले विलोम शब्द, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5 करेंगे हम, केवल 5 लिखेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो पहला अपना एक शब्द आता है जिसका नाम है चिरंतन। या इसी चिरंतन का एक दूसरा शब्द है, चिरंतन कह दो आप या शाश्वत कह दो, शाश्वत, है ना। पहले इसका अर्थ जान लीजिए। ठीक है, चिरंतन या शाश्वत, शाश्वत का मतलब यह है कि जो चीज़ें हमेशा रहेंगी, हमेशा रहने वाली चीज़ है। इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें आज भी हैं, पहले भी थीं और आगे भी रहेंगी, जो वर्तमान में भी हैं, भूतकाल में भी थी और भविष्य में भी रहेंगी, है ना, वो चीज़ें शाश्वत चीज़ें कहलाती हैं, उनको हम शाश्वत बोलते हैं। ठीक है, तो शाश्वत जो हमेशा रहेगा वो शाश्वत है ना। इसका उल्टा होता है बेटा नश्वर। नश्वर, नश्वर का अर्थ ये होता है कि जो आज है हो सकता कल को ना रहे। जैसे कि हम इंसान आज हैं, हो सकता कि कल ना हो। ठीक है ना। जो हमने सामान लिया है, जो मोटरसाइकिल खरीदी है ना, सोफे लिए हैं या कुछ और अन्य सामग्री हमने खरीदी है, सामान हमने खरीदा है, वो शाश्वत नहीं है, वो सब नश्वर है। तो जाहिर सी बात अगर कहा जाए तो पृथ्वी पर जो भी है वो सब नश्वर है ना, सब नश्वर है। ठीक है, तो पहला वर्ड आपको याद रहेगा। ठीक है, शाश्वत या चिरंतन का मतलब है हमेशा रहने वाला, और नश्वर का मतलब है क्षणभंगुर, अर्थात जो कभी भी नष्ट हो सकता है। ठीक, दूसरा वर्ड है अपना बेटा, एक बहुत शानदार शब्द है नैसर्गिक। सुना होगा आपने, नैसर्गिक, है ना, नैसर्गिक गुण। नैसर्गिक को अगर हम देखें तो नेचुरल बोलते हैं। नेचुरल का मतलब हो गया प्राकृतिक, प्राकृतिक, है ना। अब देखिए, सागर है, पृथ्वी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना। ठीक है, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश में तारे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो ईश्वरीय है। अर्थात ईश्वरीय का मतलब यह है कि भगवान ने उन सभी चीज़ों को बनाया है। ठीक है, अर्थात प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई हैं उन सभी चीज़ों को हम प्राकृतिक चीज़ें बोलते हैं या नैसर्गिक बोलते हैं। ठीक है, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब प्रकृति भगवान के द्वारा बनाया गया। ठीक, तो प्राकृतिक भगवान के द्वारा बनाया गया, इसका मतलब ईश्वर के द्वारा बनाया गया है तो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। इंसान के द्वारा बनाया गया है तो वो कृत्रिम है, कृत्रिम। जैसा आपको मैं एक अच्छा सा उदाहरण बताऊं कि पृथ्वी का एक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो ईश्वर ने बनाया है वो है चंद्रमा। ठीक है, लेकिन न जाने कितने सैटेलाइट ऐसे हैं, कितने उपग्रह ऐसे हैं जो इंसान ने अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं, तो वो सब कृत्रिम है, वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, ऐसे देखिए बेटा, एक और शब्द आपने सुना होगा, स्थूल, है ना। स्थूल, स्थूल का मतलब होता है बहुत बड़ा, विराट, महान। ठीक है, जो आकार में बहुत बड़ा हो, विशाल हो, उसको हम बोलते हैं स्थूल। उसके मुकाबले क्या होगा बेटा, उसका उल्टा क्या होगा, देखो, बहुत बड़े का बहुत छोटा, बहुत छोटे का मतलब हो जाएगा सूक्ष्म। बहुत छोटे का क्या हो जाएगा बेटा, बहुत छोटे का हो जाएगा सूक्ष्म, है ना। ऐसी एक शब्द होता है, आपने सुना होगा, एक शब्द होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है उत्तम। समझिए, पहले उत्कृष्ट बोलते हैं उत्तम, बढ़िया, अच्छा। अब अच्छा है तो उसका उल्टा हो जाएगा बुरा, लेकिन यहाँ उत्कृष्ट का बुरा नहीं लगाओगे ना आप, क्योंकि विलोम शब्द की खास बात होती है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा, है ना, क्रिया का विलोम क्रिया, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम। तो उत्कृष्ट का विलोम होता है बेटा निकृष्ट,
निकृष्ट बोलते हैं, निकृष्ट, निकृष्ट, घटिया, है ना। एक ऐसी आपने सुना होगा, एक शब्द आता है कभी बोलते हैं हम, जैसे निरंतर। निरंतर, निरंतर का मतलब होता है लगातार, हमेशा होने वाली घटनाएं, जो चीज़ें हमेशा होती हैं, रेगुलर होती हैं, उसको हम बोलते हैं निरंतर। और निरंतर का उल्टा हम लगाते हैं बेटा, है ना, जो घटनाएं लगातार होती हैं वो कहलाती हैं निरंतर, और जो कभी कभी होती हैं, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कभी कभी। कभी कभी होने वाली चीज़ें अलग होती हैं, निरंतर रेगुलर चीज़ें कुछ अलग होती हैं। तो मैंने आज आपको 5 देखिए मैंने विलोम शब्द बताए हैं, याद रखिए। चिरंतन या शाश्वत का उल्टा होता है नश्वर। बहुत ज़्यादा एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा वेरी मोस्ट, याद रख लीजिए, दोनों पूछे जाते हैं। चिरंतन का उल्टा नश्वर, शाश्वत का उल्टा नश्वर, ठीक है। नैसर्गिक बहुत एग्जामों में आता है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं, नैसर्गिक का उल्टा लगा देते हैं प्राकृतिक, जबकि नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों वर्ड एक ही हैं, उसका उल्टा क्या होगा, कृत्रिम। कई एग्जामों में पूछा गया है कि बेटा स्थूल का विलोम क्या है, तो स्थूल का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म, बहुत छोटा, है ना। उत्कृष्ट का ये एग्जामों में आता है कि भाई उत्कृष्ट का विलोम क्या है। तो 4 शब्द हैं फिलहाल, मैंने 5 लिखवाए हैं, 4 ज़्यादा खास हैं। अगर आप देखोगे तो चौथे, 5वें, तीसरे, दूसरे एग्जाम में ये ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आप 4 पेपर देकर आए हैं तो इनमें से एक आध सवाल आपको ज़रूर मिलेगा, 4 पेपरों में किसी न किसी में आपको ज़रूर मिलेगा। तो अच्छे वर्ड है मेरी तरफ से ये, ठीक है। चलिए बेटा आते हैं दूसरे वाले पोर्शन पर। तो पहला सेक्शन हमारा कवर हो गया, 5 हमने जो वादा करा था आपसे कि 5 हम लोग क्या करेंगे, विलोम शब्द करेंगे, ठीक है। 5 विलोम शब्द के बाद में आता है, 5 विलोम शब्द के बाद में हम बात करेंगे देखिए 5 हमें करने हैं वन वर्ड। अंग्रेजी में वन वर्ड बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। अंग्रेजी में इन्हीं को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बोलते हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, ठीक है। बहुत बड़ी पंक्ति लिखी हुई होगी, उसमें से आपको पूछ लेगा कि बताइए इसका जो है इन सभी शब्दों के स्थान पर एक शब्द क्या आएगा, तो हम खास लिखेंगे। एक आपने पढ़ा होगा, जो हमेशा अपना मतलब साधता है, अब देखो कितना कई सारे शब्द हैं, है ना, इनके स्थान पे एक शब्द आपको लिखना है, जो हमेशा अपना मतलब साधता है। अब ऐसा आदमी जो हमेशा अपने मतलब की बात करे, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने मतलब की बात करता है उसे हम मतलबी बोलते हैं। लेकिन मतलबी इतना अच्छा वर्ड नहीं है, है ना, उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं स्वार्थी, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपना मतलब साधता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा स्वार्थी। तो याद रखें, स्वार्थी का मतलब हो गया कि हाँ, अपने मतलब की बात खोजना, अपने मतलब के बारे में बात करना, ठीक है। एक ऐसी शब्द आता है बेटा जो दूसरों का भला चाहता है, जो दूसरों का भला चाहता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं परमार्थी, है ना। अगर इन शब्दों को आप देखोगे तो एक दूसरे के ये विलोम है, दूसरों का भला चाहने वाला परमार्थी, अपना भला चाहने वाला स्वार्थी। तो स्वार्थी का विलोम भी अगर आपसे पूछेगा तो परमार्थी हो जाएगा। वैसे भी आप हिसाब लगा लो, इस शब्द के संधि करोगे तो 2 चीज़ें आएंगी, स्व मतलब अपना, अर्थी का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, मतलब रखने वाला, अर्थी का मतलब होता है मतलब। तो इससे आप याद रख लोगे, स्व का मतलब स्वयं का, मतलब साधने वाला इंसान क्या कहलाएगा, स्वार्थी कहलाएगा, है ना। इसको आप तोड़ोगे तो परम प्लस अर्थी, जिसका मतलब जो है परम में बहुत बड़ा है, बहुत बड़े का मतलब दूसरों के लिए है, तो दूसरों का भला चाहने वाला, उसके लिए हम क्या बनाएंगे बेटा,
उसके लिए आएगा परमार्थी। तो दोनों विलोम शब्द भी हैं। इसके स्थान पर कभी कभी हित आ जाता है। जैसे एग्जाम में आप देखोगे लिखा हुआ होगा जो दूसरों का हित चाहता है, हित चाहता है, जो दूसरों का हित चाहता है उसे हम क्या बोलते हैं? परमार्थी नहीं कहेंगे, उसकी जगह पर हम लगाएंगे हितैषी। जो दूसरों का हित चाहता है उसे हम बोलते हैं बेटा हितैषी। ठीक है, ऐसी चलें। एक और बहुत अच्छा वर्ड है, कई एग्जामों में आता है, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार नहीं है उसको हम बोलते हैं निराकार। निराकार। इस निराकार शब्द को अगर आप तोड़ोगे तो दो शब्द बनने, देखो, निर माने रहित, आकार मतलब आकार, तो इसकी संधि ये बनेगी, निर पर हलंत लगाएंगे हम तो आ जाएगा निर प्लस आकार। आकार निर माने नहीं है, आकार नहीं है, जिसका आकार नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? निराकार। ऐसे बेटा एक शब्द आ जाएगा, इसका विलोम देख लो। देखो स्वार्थी, स्वार्थी का विलोम क्या हो गया? परमार्थी, है ना। इसका निराकार का विलोम क्या हो जाएगा? तो निराकार का हो जाएगा साकार। ठीक है, तो जिसका आकार है, जिसका आकार है, अगर किसी चीज का साइज है, आकार है, बॉडी है, तो उसे बोलते हैं हम साकार। तो यहां इसकी संधि अगर तोड़ोगे ना, ठीक है, तो यहां से शब्द बनेगा से प्लस आकार। सा प्लस कार नहीं होता, याद रखो, संधि में मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, है ना। यहाँ से बनेगा से प्लस आकार। से माने सहित, आकार मतलब आकार, जो आकार के सहित है, अर्थात जिसका आकार है। जिसका आकार है उसको हम साकार बोलेंगे, जिसका आकार नहीं है उसको निराकार बोलेंगे, जो दूसरों का हित चाहता है उसे हितैषी बोलेंगे, जो दूसरों का भला चाहता है उसे परमार्थी बोलेंगे, और जो केवल अपने हित की बात करे, अपने भले की बात करे, अपने मतलब की बात करे, उसे हम स्वार्थी बोलेंगे। तो हमने 5 तो विलोम शब्द कर लिए हैं, 5 हमारे पास हो गए हैं वन वर्ड। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे। चलिए पहले हम 5-5 वाले कवर कर लेते हैं, जो 5-5 वाले हैं। चलिए देखो, अब हम बात कर रहे हैं तत्सम तद्भव की। तो 5 हमें करने हैं तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव की हम लोग बात करेंगे। 5-5 हमें ये भी लिखने हैं। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव की हम बात करें तो देखिए, एक शब्द मैंने पहले मैं तत्सम लिखाऊंगा, ये तत्सम हो जाएंगे, इसके नीचे वाले जो हो जाएंगे वो तद्भव हो जाएंगे। मैं ग्रामर में आपको बताऊंगा कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और आज भी संस्कृत के ही फॉर्मेट में, संस्कृत के ही रूप में हमारी हिंदी के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तत्सम है। लेकिन तद्भव संस्कृत भाषा के वो शब्द हैं जो प्राकृत, पाली, अपभ्रंश के दौरान होते होते हमारी आज हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनका रूप बदल गया है, उनमें परिवर्तन हो गया है, वो कहलाएंगे तद्भव। तो तत्सम के बाद तद्भव की जो हम बात करेंगे वो ग्रामर में मैं आपको बताऊंगा, वो डिटेल्स है। फिलहाल हम वर्ड पढ़ रहे हैं, शब्द पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक शब्द का मतलब होता है पिपासा। ठीक है, इसका अर्थ होता है ना, इसका अर्थ होता है प्यास। तो पिपासा का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा प्यास, है ना। चलो अच्छा, एक शब्द और देखो, एक शब्द हो गया प्यास। अगर प्यासा होता तो, अगर मान लो मैं तद्भव शब्द दे दूं प्यास, है ना, तो प्यास तद्भव शब्द है, इसका वो तत्सम अगर आपसे पूछने लगा तो, है ना, तो प्यासा, प्यासा का लिखोगे आकी बिंदी, प्यासे की हम बात करेंगे तो पिपासु, आपने सुना होगा, है ना,
आपने एक नाम सुना होगा, है ना, रक्त पिपासु। तो रक्त खून को बोलते हैं, पिपासु मतलब प्यासा, जो खून का प्यासा है उसको हम बोलेंगे रक्त पिपासु। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए बना लेना दूसरा, मैं बता देता हूँ लोग। और अगर प्यासा होता तो उसको हम लिखते पिपासु, ठीक है। चलिए ऐसी दूसरा शब्द है, देखिए आपने नाम सुना होगा पुष्प, संस्कृत में इस्तेमाल होता है ना, तत्सम है, उसका तद्भव हो जाता है फूल, ठीक है। तीसरा शब्द है अपने पास में कर्म, कर्म का हो जाता है काम। चौथा शब्द है अपने पास में इक्षु, इक्षु शर्करा सुना होगा आपने, जो गन्ने का रस होता है, चीनी, है ना, इक्षु शर्करा, तो उसका हो जाता है ईख, है ना। एक शब्द आपने देखा होगा, एक शब्द ऐसे लिखा हो जाता है दर्शन, तो दर्शन का इस तरीके से हम लिखते हैं दर्शन, ठीक है। तो 5 अपने पास में तत्सम तद्भव हो गए। एक बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, ये बात 100% तो सही नहीं बैठती है, लेकिन फिर भी 90% ये बात सत्य होती है। 90% कोई ना कोई अपवाद हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर केसों में ये देखा जाता है कि देखिए जब कभी भी संयुक्त वर्ण आते हैं तो वो हमेशा तत्सम के दायरे में आते हैं। तो संयुक्त वर्ण आपने देखा होगा, एक संयुक्त वर्ण ये होता है, एक संयुक्त वर्ण ये होता है, एक संयुक्त वर्ण ये होता है, एक संयुक्त वर्ण ये होता है। संयुक्त वर्ण जब भी आपको मिलेंगे वो किसके दायरे में मिलेंगे बेटा? तत्सम के। अगर किसी शब्द में पूछने लगा कि बताइए कौन सा शब्द जो वो तत्सम होगा, तो अधिकांश केसों में आप देखो कि ये जो वर्ड है, ये ज़्यादातर शब्द जो है वो तत्सम में मिलेंगे आपको। तो देखो इनमें तत्सम में किसी में कोई ना कोई आया होगा, देखो ये आया है, ठीक है। ये जो श है अंतस्थ व्यंजनों में, ऊष्म व्यंजनों में श, ये दोनों जो श जो मिला आपको मिलेंगे, ये ज़्यादातर मिलेंगे तत्सम के केस में, दो श। और ये छोटा जो श बनाते हैं हम सफेरा वाला, ये मिलता है हमें तद्भव के केस में। तो देखो कहीं बड़े श की बात हो रही है तो बड़ा श तत्सम में देखो ये है, छोटा सा तद्भव में है ना। देखो यहाँ पर है ना, थोड़ा ये देखो मैंने कहा ये अपवाद है, थोड़ा सा दोनों में आ रहे हैं, कहीं कहीं अपवाद भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसों में बात सही होती है, ठीक। अर्धवर्ण जब भी आते हैं, है ना, अर्धवर्ण जब भी आपको दिखाई देंगे वो तत्सम के केस में दिखाई देंगे, तत्सम में आधे आधे वर्ण, ठीक है। तो वैसे देखो आधा वर्ण ये है, आधा वर्ण ये है ना, आधा वर्ण ये है, तो ज़्यादातर केसों में अर्धवर्ण तत्सम के केस में आते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पे ये है, देखिए आपके सामने ये भी ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने पांच हमने विलोम शब्द पढ़ लिए हैं, 5 हमने बनवर्ड पढ़ लिए हैं, 5 हमने तत्सम और तद्भव पढ़ लिए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, सब चीज़ें कवर होती रहेंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक। मज़े से आप पढ़ें, नोट्स बनाते रहें मैं चीज़ों के, और मैं आपको बिल्कुल वो चीज़ें कराऊंगा जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छी हैं, चाहे पैट का एग्ज़ाम हो, चाहे है ना कोई अदर एग्ज़ाम हो, यूपी का एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड का एग्ज़ाम हो, बिहार का एग्ज़ाम हो, मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम हो। बेटा अगर आपने 2.5-3 महीने मेरे साथ में क्लास अटेंड कर ली तो आप किसी भी हिंदी लेवल का एग्ज़ाम सामान्य अध्ययन के तौर पर जो भी एग्ज़ाम होगा आप उसे देने चले जाएं, मेरा नोट्स पढ़ कर जाएँ, आपको इसी नोट्स में से चीज़ें जो है एग्ज़ाम में उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, देखो कुछ शब्द क्या होते हैं, श्रुति सम, है ना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये मैं दोनों आपको 2 कराऊंगा केवल। डेली मुझे कितने कराने हैं? ओनली 2 कराऊंगा, 2 से ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं, है ना। तो देखो अगर पूछने लगा कि श्रुति शब्द जो है, ये श्रुति इस तरीके से लिखा गया है, ये श्रुति शब्द तत्सम होगा या कि तद्भव होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि श्रवण्य है, श्रवण्य, तो आप 100% कह सकते हैं कि भाई साहब ये शब्द जो है तत्सम होगा क्योंकि इसमें श्र आ रहा है, ठीक है। चलिए श्रुति सम का मतलब होता है सुनने में, है ना, समान दिखाई देते हैं, एक से लगते हैं, सुनने में एक से लगते हैं, लेकिन भिन्नार्थक का मतलब होता है उनका अर्थ अलग अलग होता है, उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक से लगें
और अर्थ के आधार पर वो अलग हो, ऐसे शब्दों को हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द बोलते हैं, है ना। मैं आपको डेली 2 कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं आपको। एक शब्द आपने सुना होगा अम्बुज, और एक शब्द सुना होगा आपने अम्बुद। अम्बुद, इन दोनों में देखो क्या है, अम्बुज, अम्बु बोलते हैं पानी को, जय का मतलब जन्म, जिसने पानी में कीचड़ में जन्म लिया है। अब बता दो आप, है ना, जिसका जन्म पानी या कीचड़ में हुआ है। अम्बु का मतलब क्या हो गया, पानी। जय का मतलब हो गया जन्म, जिसका जन्म पानी में या कीचड़ में हुआ है। आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा, है ना, कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो एक कमल का पर्यायवाची भी है। तो अम्बुज का मतलब होता कमल, जय की जगह दया आ गया, अम्बुद। तो अम्बु माने पानी, दया का मतलब देने वाला, जो पानी दे के जाता हमें, जो पानी दे के जाता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बादल। बहुत एग्जाम की डिमांड रही है, बहुत सारे एग्जामों में ये शब्द दोनों पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो अम्बु, अम्बु का मतलब होता है पानी, अम्बुज कमल, अम्बुज कमल, और अम्बुद बादल, है ना। अम्बुद ही हो जाएगा एक, जो सागर समुद्र के लिए आएगा। आगे बात करेंगे हम उसके बारे में, सब करा दूंगा मैं आपको। इतने बेहतर ढंग से आप नोट्स बनाते रहिए। ऐसे लिखिए क्लास फर्स्ट, उस क्लास पहले दिन की क्लास में विलोम शब्द भी लिखिए, है ना, वन वर्ड भी लिखिए, तत्सम तद्भव भी लिखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द लिखिए, है ना, सब लिख लीजिए। पहले दिन की क्लास जितने वर्ड मैं आपको 24-25 कराऊंगा उन सबको आप याद कर लीजिए। फिर दूसरे दिन की क्लास जब आप पढ़ें तो पहले वाली को रिवाइज करें ताकि वर्ड आपको याद रह जाए, है ना। एक शब्द आपने सुना होगा मंदिर, सुना होगा सबने, मंदिर। एक शब्द होता मंदिरा, एक शब्द होता है मदिरा। शब्द सब आपने सुने होंगे, है ना। तो मंदिर बोलते हैं पूजा घर, पूजा घर जहां हम जाकर पूजा पाठ करते हैं वो मंदिर है। मंदिरा यह होता है अश्वशाला, अश्वशाला, अश्वशाला जहां घोड़े बांधे जाते हैं, और जहां घोड़े बांधे जाते हैं उसे घुड़साल भी बोलते हैं हम, घुड़साल, है ना, अश्वशाला, ठीक है। मंदिरा जो है ना, जो मदिरा है, मदिरा शब्द का मतलब होता है शराब, मदिरा शब्द का अर्थ होता है शराब, ठीक। तो मैंने आपको 2 करा दिए, बहुत मोस्ट हैं, UP-SSC में पूछा भी गया शब्द ये कि मंदिर और मंदिरा में क्या फ़र्क है ना। तो मंदिर होता है पूजा घर, और मंदिरा है अश्वशाला, और मदिरा है शराब। अम्बुज माने कमल होता है, और अम्बुद माने होता है बादल, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, विलोम शब्द 1, वन वर्ड 2, तत्सम तद्भव 3, चौथे नंबर पर क्या पढ़ा हमने, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। चलिए 5वीं की हम बात करें, ठीक है, तो हम बात करेंगे अनेक अर्थी शब्द, है ना, अनेक अर्थी शब्द, है ना, अनेक अर्थी शब्द। चलिए तो अनेक अर्थी शब्दों की बात कर रहे हैं हम, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द, एक शब्द लिखेंगे हम केवल आज, एक शब्द है पंचानन। तमाम एग्जाम की डिमांड रहा है ये शब्द, तमाम एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सवाल खूब एग्जामों में आया है। पंचानन, है ना, पंचानन शब्द देखिए ऐसा शब्द जिसके अर्थ अलग अलग हों, है ना, अनेक अर्थी शब्द कहलाता है। तो पंचानन शब्द जो है वो शेर का पर्यायवाची है, शेर मतलब सिंह। पंचानन भगवान शिव को भी कहा जाता है, शिव का पर्यायवाची है। और पंचानन कहा जाता है प्रकांड विद्वान, है ना, जो विश्व प्रसिद्ध हो, दुनिया में फेमस हो, प्रकांड विद्वान, जिसने, है ना, बहुत सारी रचनाएं लिखी हो, ठीक है। तो एक शब्द हमने लिखा है अनेक अर्थी शब्दों में पंचानन। तो पंचानन शेर को भी कहा जाता है, पंचानन आपका किसको, भगवान शिव को भी कहा जाता है, और पंचानन जो है प्रकांड विद्वान को भी कहा जाता है। तो एक शब्द
ओनली एक वर्ड, केवल एक शब्द, ठीक है। चलिए ऐसे हम पढ़ेंगे एक पर्यायवाची, केवल एक पर्यायवाची हमें पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको जो पर्यायवाची बता रहा हूं थोड़ा ध्यान देना। एक पर्यायवाची पूछा गया था एक बार कि जो विरासत है ना, विरासत, विरासत शब्द का पर्यायवाची बताना था आपको, इनमें से कौन सा है। ऐसे शब्द लिखे गए थे एग्जाम में जो बिल्कुल भिन्न थे, है ना, हमने साथ कभी पढ़े हों कभी ना पढ़े हों, ठीक है। तो विरासत की चीज़ें आप सब जानते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें सौंपी जाती हैं, वो चीज़ें विरासत में मिली हुई चीज़ें होती हैं। जैसे पिता अपनी ज़मीन अपने पुत्र को देकर जाता तो वो उसने खरीदी नहीं है, वो उसे विरासत में मिली है। पिता घर देकर जाता है तो वो विरासत की चीज़ें हैं, है ना। अर्थात जो पुश्तैनी हो, है ना, जो पुश्तैनी हो, जो दादा परदादा और परंपराओं से चली आ रही हो, तो परंपराओं के द्वारा पुराने मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो सब चीज़ें हम विरासत में मिली हुई चीज़ें कहलाती हैं, ठीक है। तो विरासत के जो पर्यायवाची होते हैं वो एक तो होती है पैतृक, जो पैतृक संपत्ति होती है, आपने सुना होगा विरासत की होती है ना। वो संपत्ति आपको इसीलिए मिलती है क्योंकि आप उसके उत्तराधिकारी हो, तो उत्तराधिकार, विरासत का मतलब होता है उत्तराधिकार, है ना। विरासत का मतलब होता है दे, विरासत का मतलब होता है न्यास, विरासत का मतलब होता है दे नहीं होता, एक मिनट, उसका मतलब होता है बेटा दाय। चलिए, दाय, न्यास और धरोहर। और ये वर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो विरासत का पर्यायवाची है। तो हमें विरासत का पर्यायवाची बताना था। तो विरासत के पर्यायवाची देख लिया आपने, पैतृक होता है, उत्तराधिकार होता है, दाय होता है, न्यास होता है, धरोहर होता है, ये सब विरासत शब्द के पर्यायवाची हैं। एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आगे एग्जाम में आने की इसकी संभावना होती है। तो हमने क्या क्या कवर करा, देखिए, विलोम शब्द 1, दूसरा बनवर्ड 2, तत्सम तद्भव 3, उसके बाद में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द 4, उसके बाद में पर्यायवाची 5, उसके बाद में हमने पढ़ा है ना, अनेक अर्थी शब्द 6। अब एक सेक्शन और छूट गया, बताइए वो कौन सा सेक्शन है जो हमने छोड़ दिया है, जो हमने लिखा नहीं है। मैंने 7 बताए थे आपको, लिस्ट बनाई होगी आपने, शुरू में मैंने आपको बोला था, है ना, ठीक है। तो देखो 2 ये हो गए, ठीक। वोकैब के हिस्से में तत्सम तद्भव आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, मुहावरे आते हैं। मुहावरे मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से मुहावरे हैं, ठीक है। तो मुहावरे मैंने बताए थे, अभी नहीं बताए, सॉरी, मुहावरे रह गए हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में हम बात कर रहे थे, मैं 5 मुहावरे और लोकोक्ति आपको और बता दूं, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। मुहावरे व लोकोक्ति, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ठीक है। 5 हमें ये कवर करनी है। जैसे देखो, एक मुहावरा आपने पढ़ा होगा, आँख का पानी सूख जाना, आँख का पानी सूख जाना या ढल जाना एक बात है ना। दूसरा वर्ड हमने लिखा है थाली का बैंगन, थाली का बैंगन। तीसरा शब्द मैंने लिखा है अधजल गगरी, अधजल गगरी छलकत जाए। चौथा देखिए 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। 5वां देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। 5 वर्ड है अपने पास में, ठीक है बेटा। अब देखो पहले 5वें से शुरुआत कर लेते हैं, पढ़ने तो सभी हमें। ऊंट, ऊंट कितना बड़ा होता,
जीरा आपने देखा होगा, जीरा दाल वाल छोंकते हैं जिससे, कितना छोटा उसका दाना होता। ऊँट जब मुंह फैलावे तो उसके मुंह में जीरे का दाना रख दो और उससे पूछो कि पेट भर गया आपका, अब हिसाब लगा लो, क्या उसे इतने दाने से ही एनर्जी मिल जाएगी? नहीं। इसलिए कहा जाता कि ऊँट बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा, और जीरा बहुत छोटा होता है। इसका मतलब हमें आवश्यकता ज़्यादा की होती है, मिलता बहुत कम है ना। तो उसको कहा जाता है ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता से बहुत कम। चलिए, है ना। 9 2 11 होना, देखो ऐसा याद रखो, 9 + 2 कितने हो गए? 11। इसकी 2 टांगें बन गए, भाग जाएगा ये। 9 और 2 11, 11 का मतलब 2 टांग होगी, 2 टांग होगी तो भाग जाएगा, भाग जाएगा नहीं भाग जाएगा। तो इसलिए 9 2 11 होने का मतलब क्या हो जाएगा? भाग जाना, भाग जाना। 9 और 2 11, ठीक। अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। गगरी कहते हैं घड़े को, उसमें आधा पानी भरा हुआ हो, आप सर पर लेकर चलिए, वो छलकेगा। पूरा होगा तो नहीं छलकेगा, है ना, या होगा ही नहीं तो भी नहीं छलकेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अधजल आधा अधूरा, है ना, आधा अधूरा या अल्प मतलब कम, है ना, ज्ञान हो या फिर संपत्ति हो, ऐसा आदमी इतराता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा आदमी इतराता हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, है ना, अल्प ज्ञानी का इतराना, अल्प ज्ञानी का इतराना, है ना। वही वाली बात है कि 2 दिन पढ़ाई ढंग से करी नहीं, किसी भी बच्चे ने, है ना, 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, है ना, मतलब किसी बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया, बड़े कोचिंग में उसने एडमिशन ले लिया, उदाहरण दे रही हूँ भाई, है ना। तो और 2 दिन वो गया है, अभी वो जाहिर सी बात है कि कोर्स की 2-3 बातों को ही सीख पाया, अभी उन्हें पूरे कोर्स को सीखा भी नहीं है, पूरी जानकारी उसे नहीं है, फिर भी वो, हाँ, है ना, इतराता। ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं, खैर छोड़ो, ठीक है। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब हो जाएगा अल्प ज्ञानी का इतराना, ठीक। थाली का बैंगन, ठीक है, बैंगन को देखो आप और थाली को देखो आप, थाली में बैंगन को रखोगे तो लुढ़कता रहेगा, है ना, ठीक है, लुढ़कता रहेगा। हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे कहा जाता है नहीं कि बेपैंदी का लोटा, पैंदी कहते हैं तली को, ऐसा लोटा जिसकी तली ना हो, आप कहीं भी रखो लुढ़कता रहेगा वो, ठीक है। इसलिए लोटों की पैंदी बनाई जाती है ताकि वो ना लुढ़कें, ठीक है। ऐसी थाली का बैंगन, बैंगन थाली में एक जगह रहेगा नहीं, लुढ़कता रहेगा। तो ऐसे आदमी को बोलते हैं सिद्धांतहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को, है ना। आँख का पानी सूख जाना, आँख में जो पानी था वो सूख गया, ठीक है, मतलब किसी के यहाँ कोई घटना घटी है, लोग रो रहे हैं और वो हंस रिया है, कोई व्यक्ति हंस रिया है, तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? ऐसे आदमी बोलते हैं उसे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती, तो निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, ठीक है। तो बेटा आज हमने 5-5 के हिसाब से तकरीबन 24-25 वर्ड हमने पढ़े हैं। आप डेली मेरे साथ जुटे रहिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें चीज़ों को नोट कर लीजिए। मैं जो आपको चीज़ें लिखवाऊंगा ये वो सब चीज़ें हैं जो एग्जाम में या तो आई हैं या आने की पूरी संभावना है ना। इसलिए मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि आप 2-2.5 महीने मेरे साथ जुटिए, लगिए, और एक भी बुक आपका क्वेश्चन इधर से उधर आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप पढ़ते रहिए मेरे साथ में लगातार चीज़ों को, ठीक है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, चीज़ें पसंद आई हो, तो ज़रूर भाई बता दो। चैनल का हमारे नाम है साईं IAS अकेडमी, ठीक है, चैनल का नाम है, यूट्यूब पे चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उस पर पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, और जो चीज़ें आपको पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादातर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ ताकि जो और बच्चे हैं उनका भी भला हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।